विक्की पटेल जी को। माननीय निरंजन शर्मा जी, श्री दीनदयाल शर्मा जी, ज्योति जी, ज्योति रावल एफईएस की ओर से, और दमयंती श्रीधरन एफईएस की ओर से, और मैं जिनको जानती हूँ नाम से और जो मुझे बार बार मेरे संपर्क में रहती हैं, वो है श्रीमती सविता यादव जी, जो प्रधान है निमराना की। और मैं आज से 2 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तब आपके गांव में आई थी, और उस वक्त हमारा जो आपके साथ मेल मिलाप रहा, वहाँ जो ग्राम पंचायत की बहनें थी, जिला पंचायत की बहनें थी, प्रधान और सरपंच बहनें थी, और साथ में एक यूनिवर्सिटी की बहनें भी थी, और उन सबके साथ इतना अच्छा मेल हो कि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के लिए मुझे एक टॉनिक विटामिन मिला कि समाज परिवर्तन शक्य है, और नारी और न्यायनिष्ठ समाज बनाने के लिए हमारे देश के पुरुष और महिलाएं दोनों बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है। ऐसे भावना मुझे वो ये जो मैं जो वहाँ गांव में आई और उनसे बातें की, उससे हुआ। आज जो हमें निरंजन भाई ने जो विषय दिया है कि किस तरह से जो सरकार ने कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस और इतनी बड़ी महामारी के बाद सरकार ने जो हमें वचन दिए हैं उसको हम जरा समझें, और इसके लिए मुझे लगता है आंकड़े भी होने चाहिए, और बहुत सारी स्कीम के जो डिटेल्स है वो थोड़े चित्र जिसको हम फिगर्स और ये कहते हैं वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, इसीलिए मैं पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ। तो तो आज के जो हमारे वेबिनार का विषय जो है कि किस तरह से जो सरकार ने आर्थिक पूरा जो 3 महीने के लॉकडाउन के अंदर जो बहुत बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्याएं आई, और उसके प्रतिभाव में जो उन्होंने जो अपने को हमें इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया है पंचायतों के लिए, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आप लोग देख सकते हैं ना ठीक से? हेलो? हाँ जी, देख सकते हैं। ओके। तो जो हमने ये चार जो तबक्के में हमारे लॉकडाउन आए 25 मार्च से 31 मई तक, और उसके बाद जो अनलॉक का पीरियड जो हम कहते हैं 1 जुलाई से तो अनलॉक शुरू हो गया, तो उसमें उसको समझने के लिए हमें जरूरत है कि किस तरह से जो आज पहले जमाने हम 20 साल से बोलते आए थे कि विश्वीकरण, पूरे विश्व के सभी देश हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाए, और आज कोविड-19 आने के बाद हम सरहदें खड़ी कर रहे हैं। गांव में सरहद है, कॉलोनी में सरहद है, शहर में सरहद की नाकाबंदी है, एक देश की दूसरे देश के बीच में आने जाने में सरहद है। तो आज एक नया स्थानिक अर्थतंत्र को कैसे मजबूत करना, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पंचायत पे हम बात करें कि आज हम और विश्वीकरण के बाद जो हमारी कृषि में एक आपातकालीन स्थिति आई थी, किसानों का समस्या की कृषि जन्य चीजों के भाव का ऊंचा नीचा होना, किसानों की आत्महत्या, ये सब हमने देखते आए थे। और जिस तरह से हमारी कृषि में एक बहुत मंदी की परिस्थिति आई थी, और इसकी वजह से हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमारी कृषि में पुरुष लोग शहर की ओर मुड़ते हैं कमाई के लिए, पैसा कमाने के लिए, और औरतें कृषि संभालती है। ऐसा दौरा हमने 1991 से 2020 तक देखा था। ये जो फार्मर्स हमारे देश के कृषि के किसान हैं, उनका हमारे अर्थतंत्र में और एग्रो मार्केट में, क्योंकि आज तो अर्थतंत्र का कृषि क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे बाजारीकरण हो गया है। जीने के लिए जिसको हम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कहते हैं, वो बहुत मार्जिन में है, और जो भी आप पैदा करते हो उसको या तो एपीएमसी में भेजो, या तो आपके कॉन्ट्रैक्टर जो एजेंट है उसको भेजो, आपका हॉर्टिकल्चर है, आपके जो बागायती जो आप फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, आपके पशुधन है, डेयरी का व्यवसाय है, सोशल फॉरेस्ट्री, सभी की जगह, क्योंकि हमारे देश में 15% लोग आदिवासी है, वो लोग 200 से ज्यादा प्रकार के जंगली उत्पन्न इकट्ठा करते हैं और एजेंट को देते हैं। मत्स्य उद्योग देख लो, ये सभी में हम देखते हैं बाजारीकरण बड़े पैमाने में आ गया है।
गाँव के अर्थतंत्र में कृषि के अलावा भी हैंडलूम, क्योंकि सबसे बड़ा हमको कपड़ा जो मिलता है, जो साड़ी मैंने पहनी है हैंडलूम की है, तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री, उसको उस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव ये लॉकडाउन का पड़ा है। जो कृषि के जो घर है, कृषि के जो परिवार है, जो अपने जीवन, अपने जो पशुधन और अपने जीवन निर्वाह के साधन है, उस पे भी लॉकडाउन की वजह से काफी बड़ा असर हुआ है। इनमें भी देखा जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा जब हम कृषि की बात करते हैं तो हम किसान मतलब कौन है, वो हिंदी फिल्म से लेके सरकारी नीतियों में किसान मतलब एक आदमी है। औरतों को या तो हम किसान की पत्नी या तो किसान की बेवा के रूप में ही हम देखते हैं, इसीलिए कोई भी स्कीम है उनको ध्यान में रख के नहीं रखती है। और ये जब उसके साथ साथ हम देखेंगे सामाजिक समस्याएं कि ये जब भी कास्ट क्राइसिस आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो हमारे कास्ट और सांप्रदायिक जो बायसेस है, पूर्वाग्रह है, वो भी बहुत ये हो जाता है। और इतने बड़े पैमाने में भूखमरी, हमारी दादी माँ हमको कहती थी 56 का दुष्काल या तो उस वक्त की भूखमरी, आज हमें वो जमाने याद आ जाता है, क्योंकि फूड सप्लाई एक और से हमारे एफसीआई के गोडाउन बहुत भरे हुए हैं, अनाज भी बहुत अच्छा पड़ा है। पहली दफा हम कह रहे हैं कि भारतीय कृषि ने 11% ग्रोथ मतलब वृद्धि हुई है उत्पादन में। जब 3 महीने के लॉकडाउन में, आज 100 दिन हो गए लॉकडाउन के, 3 महीने और 10 दिन, उसमें औद्योगिक क्षेत्र है उसका वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि नकारात्मक है। और हम देखते हैं तो हमारे कृषि में देखा जाए तो उसका ये बहुत कृषि का जो क्षेत्र है उसमें हम बड़े पैमाने में वृद्धि देख रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ तब हम जानते हैं कि वो हमारा रबी जो क्रॉप है, रबी का जो अनाज है वो रेडी हो गया था। हमारी सब्जियां हो या तो अनाज हो या तो फल हो, सब तैयार हो गए थे और कृषि में बड़े पैमाने में काम हो रहा था। और ये सभी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए महामारी के हमारा बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। हमारे देश के लिए महामारी नई बात नहीं है, पूरे विश्व के लिए भी आप देखोगे तो एक जमाने में शीतला माता का महामारी हुआ करता था, कॉलेरा का महामारी, प्लेग का महामारी, एशियाई देशों में सार्स की महामारी, या तो एबोला, अफ्रीका के अंदर एबोला की महामारी, और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी हमने देखा है। इसने कृषि के जो अर्थतंत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा गहरा प्रभाव उसका हुआ है। ये महामारी को लड़ने के लिए शहरों में जो अस्पताल है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल है, वो भी खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन गाँव में देखा जाए तो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सिविल हॉस्पिटल से, वहां भी देखा जाए तो बहुत उस पर दबाव आ गया है। काफी आपने बहुत सारे रिपोर्ट पढ़े होंगे कि जहां आंगनवाड़ी कर्मचारी या तो आंगनवाड़ी की बहन या आशा वर्कर, एनआरएचएम, नेशनल रूरल, हमारी जो राष्ट्रीय जो कृषि क्षेत्र के लिए, गांव के लिए जो स्वास्थ्य सेवा है, वहाँ की बहनों ने आज बहुत महत्व का जो फ्रंटलाइन वर्क के लिए काम किया है। ये पूरी आपातकालीन स्थिति में हम देखा जाए तो बहुत लाइसेंस परमिट राज जो पहले जिसकी भर्त्सना करते थे, जिसको हम बहुत उसका क्रिटिसाइज करते थे, आज देखा जाए तो हमें ये पूरे लाइसेंस परमिट राज की वजह से, या तो वो सरकारी अस्पताल हो, या तो पुलिस हो, या तो हॉस्पिटल का स्टाफ हो, या तो प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर है जो सभी को सर्टिफिकेट देते हैं कि इनको कोरोना नहीं हुआ, ये स्वस्थ है वगैरह, और रेशन की दुकान वाले हो, जहां भी देखो बहुत बड़े पैमाने में लूटफाट चली हुई है। प्राइवेट सेक्टर के आप जो ट्रांसपोर्ट जब बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो टैक्सी वाले, ट्रक वाले, प्राइवेट, ये सभी लोगों ने लोगों को लूटफाट करने से नहीं रोका है। ऐसे माहौल में जब बहुत सारे 15 दिन के अंदर, जब लॉकडाउन के 15 दिन के अंदर हम देखते हैं कि सरकार ने, जैसे निरंजन भाई ने कहा, एक आर्थिक पैकेज दिया कि हमें 20 लाख करोड़ का, जिसको सरकार कहती है वो 10% है हमारी राष्ट्रीय आमदनी, राष्ट्रीय आवक की, और उसके सामने और उसमें ज्यादा 5 जो महत्व की बातें रही थी कि किस तरह से लघु उद्योग और एकदम जो मध्यम उद्योग है उसको ऊपर से उठाना,
जो स्थानांतरित करोड़ों की संख्या में, अभी तो हम 2 करोड़ से ज्यादा जो शहरी मजदूर थे वो गाँव की ओर घूम रहे, जा रहे। बम्बई की कल आखिरी ट्रेन कहा जाता है, आखिरी ट्रेन कल अपने झारखंड या झारखंड में गई। तो 6 राज्यों के जो मजदूर हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये सभी राज्यों के मजदूरों वापस गांव की ओर जा रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में एक नया प्रकार की समस्या कि वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। हमारे पूरे इतिहास में हमने देखा है कि कभी कोई शहर का मजदूर गांव जाता है तो बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। क्यों सलाम करो? क्योंकि ये दोस्त है, वो अपने साथ पैसे लाया है, सबके लिए, माँ के लिए साड़ी लाया है, बीवी के लिए गहने लाया है, तो गिफ्ट लेके जाते थे। पहली दफा हम देख रहे हैं हमारे देश में कि ये जो स्थानांतरित, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो शहरों से गांव की ओर जा रहे, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, और उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो भी था लॉकडाउन खा गया, और कई लोगों को कर्जा भी है। तो इसी ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि सरकार ने ये पैकेज दिया। दूसरी बात कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आज गांव के अंदर, क्योंकि इतना बड़े पैमाने में हमारे फल या सब्जियां या अनाज हुआ है रबी के, और अभी तो जून महीने से तो हमने वर्षा ऋतु के पाक की भी तैयारी शुरू कर दी। तो उसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वेयर हाउसेस खड़े करना। दूसरी बात कि इतने 2 करोड़ जितने लोग जो गांव गए हैं उनके लिए डिटेक्शन सेंटर, उनका क्वारंटाइन सेंटर, उनको जो होमलेस है उनको उनके लिए रहने की जगह, क्योंकि रास्ते में घूमते रहेंगे तो सबको कोरोना हो जाएगा। और कम्युनिटी किचन, लंबे अरसे तक हमको कम्युनिटी किचन चलाने होंगे। ज्यादातर माध्यमों में, वर्तमान पत्रों में और टीवी में शहर की भूखमरी के बारे में आया है, लेकिन गांव की भूखमरी के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। लेकिन गांव में भी इतनी बड़े पैमाने में भूखमरी है, और इसके लिए जैसे सुप किचन, जैसे अफ्रीका के देशों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के दौरान 2000 से 2015 के दौरान पूरे अफ्रीकन देशों ने सुप किचन किए थे, ऐसे हमको कम्युनिटी किचन भी लंबे अरसे तक चलाने होंगे। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जरूरी है। दूसरी बात की कोल माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी ये रिलीफ पैकेज की बात की है। और एमजी नरेगा, जिसके लिए 1 लाख करोड़ हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ये है ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बारे में भी दिया है। कई राज्यों ने, मतलब 2 राज्यों ने, तो बिहार और यूपी ने स्किल मैपिंग के ये जो मजदूर शहर से गए हुए हैं वो अलग अलग प्रकार की उनमें कौशल्य है, या तो वो अच्छे कारपेंटर है, या तो वेल्डर है, या टर्नर है, या इलेक्ट्रिशियन है, या उनको गाड़ी चलाना आता है। उन्होंने ओला, उबर, स्विगी, वो सब लोगों में, जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी में, शहरों में काम किया था। ये सब जवान और मध्यम वय और जो मजदूर है वो गांव की ओर जा रहे हैं। तो उसके लिए हम उनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं कि हम शेल्टर होम्स खड़े करना निर्वासित लोगों के लिए, या तो क्वारंटाइन सेंटर को चलाने पड़ेंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो हमारे पास अभी जो पीएचसीज है वो ग्रामीण, वो 10,000 लोगों के बीच में एक है। हमें बहुत ज्यादा चाहिए, और आज के दौरान में तो बहुत ही ज्यादा, जब लोग बीमार हैं। तो ये है जो अन्न पैदा हुआ है, जो सब्जियां पैदा हुई है, जो फल तैयार हो गए हैं, उनको प्रोसेस करके, उनको प्रक्रिया करके, उसको लंबे अरसे तक रख सके, या तो उसका पैकेजिंग करके। और ये है पोल्ट्री उद्योग है, जो कुकुर व्यवसाय है, और जो गृह उद्योग और क्राफ्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है, वो सभी को गाँव में बढ़ाना। क्योंकि आज शहरों में जो हम कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने में लोग होमलेस हो गए, क्योंकि उनके पास भाड़ा देने का पैसा नहीं था लॉकडाउन की वजह से। और सभी विशेषज्ञों का मानना है कि जो गांव में चले गए हैं उनमें से 30% मजदूर है वो वापस आ जाएंगे। 30% मजदूर अपने ही राज्य के शहरों में नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और 30% मजदूर है, वो श्रमिक है, वो गांव में ही जो नई स्कीमों में आ जाएगा। ऐसी एक लोगों की आगाही है कि इरुदया राजन जैसे, जिन्होंने स्थानांतर प्रवासी मजदूर पे बहुत लंबे अरसे से 30-40 साल का उनका अभ्यास है, उनका ये कहना है। दूसरी बात है कि नरेगा के अंदर सरकार तो कहती है हमने वेतन बढ़ा दिए, लेकिन आज हम देखोगे तो जो ग्रामीण विभागों में किसान सभा चलाते हैं, या तो मजदूर के जो संगठन है, या तो फिर मकाम जैसी संस्था है, ये सभी लोगों का कहना है कि
पुरुषों को आज वेतन 230 रुपया मिल रहा है, औरतों को तो उससे भी ज्यादा, उससे भी कम 120 रुपया मिल रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे आधार रख के जहां सरकार खुद मालिक है, वहां भी हम देखते हैं कि जो सरकार ने वचन दिया है वो वचन के मुताबिक वचन पूर्ति नहीं होती है, और लोगों को वेतन में बहुत कम वेतन मिलता है। दूसरी बात कि सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर हमारे बड़ा प्रधान ने जो है तो गरीब कल्याण योजना उसका भी अनाउंसमेंट किया, और दूसरा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जिसमें वो हमारा सार्वजनिक आरोग्य है उसमें बढ़ाने उसके लिए सरकार ने कहा है कि वो 8100 करोड़ जो 8100 करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया है। और जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, और फ्रंट लाइन में सिर्फ डॉक्टर नहीं गिनना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं की और एनजीओ की मांग है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो ग्रामीण आशा वर्कर भी है, नर्सिस भी हैं, सैनिटरी वर्कर्स जो सफाई कामगार है वो भी हैं, तो ये सभी लोगों का ये किया है। और ये जो बजट है फिर भी ज्यादा जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी राष्ट्रों से विनती की है और कहा है कि आपको आपके देश का 10% ऑफ जीडीपी तो देना ही चाहिए कोविड के सामने युद्ध करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से पहले से कहती आई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको आपको 6% ऑफ जीडीपी देना चाहिए। आज का हमारा देखा जाए तो हमारा जीडीपी 2% से भी कम हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं। तो ये एक हमें बहुत महत्व का मुद्दा है कि किस तरह से ये बढ़ा जाए। अभी जो जून महीने में सरकार ने जो भी स्कीम की है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भारत सरकार की जो स्कीम है उनमें उन्होंने कहा है कि एक तो हम ड्रोन का उपयोग करके पूरे जो एग्रीकल्चर लैंड है हम उसका सर्वे करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत गांव के अंदर जो भी हम किस तरह से नई तकनीकों के द्वारा हम लोगों में किस तरह से जमीन किस तरह से बटी हुई है उसका हम जायजा लेंगे, और उसके लिए उन्होंने करीब 80 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। वन राशन कार्ड की जो बात है कि पूरे देश में आपके पास एक ही राशन कार्ड हो, देश के कहीं पे भी जाओ आपको अनाज मिलेगा, ये एक वचन दिया है। जो स्ट्रीट वेंडर्स जो शेरी में और रास्ते पे चीजें बेचते हैं उनके लिए उन्होंने स्कीम दी है। इमरजेंसी फंड उन्होंने दिया है कि जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, वो लोगों को एग्रीकल्चर मार्केट उनको जिस तरह से महामारी के दौरान अपना जो भी कुछ उपज है वो एजेंटों को या कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ती है, तो उनको बचाने के लिए जो स्कीम है उनकी बात किया है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि जन्य जो भी चीजें पैदा हुई है उसको आप किस तरह से बेचा जाओ, उसके लिए 3 नए ऑर्डिनेंस आए हैं जो सरकार कहती है कि जिससे किसानों को मदद मिलेगी, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे सिर्फ बड़े और समृद्ध किसानों को मदद मिलेगी, गरीब किसान है उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि और इसमें भी महिला किसान है कि जो अपनी उपज उसके पास ना तो टेम्पो है, ना तो ट्रक है, ना तो शहर के क्योंकि अभी जो नए रिफॉर्म के मुताबिक आपको एपीएमसी की मंडी में नहीं जाना है, आप सीधा जहां भी जाओ जो भी आपका माल लेने को तैयार है उसको बेचना है। लेकिन इसके लिए भी हमको समझना चाहिए कि आपके पास आपका बार्गेनिंग पावर, आप ये मार्केट में आप अपना स्थान बना सके, उसके लिए भी कौन ये स्थान बनाएगा जिसके पास स्मार्टफोन है, जो पढ़ा लिखा है, जो दूसरों लोगों के शहर के जो संस्थाएं या लोग या हाउसिंग सोसाइटी के साथ अपना संपर्क बना सकता है, या तो फिर जिसके पास खुद और व्हीकल है। क्योंकि हम अभी बम्बई में देखा जाए तो बहुत सारे रिक्शा वाले भी गांव से माल सब्जियां और ये लाके शहर में बेच रहे हैं, क्योंकि अभी रिक्शा दूसरे काम के लिए तो नहीं उपयोग हो सकता है। ये दूसरा कि 73 जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हुई थी 1994 में, जिसको हम पंचायती राज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 की कलम के मुताबिक, तो उसमें भी हम देखा जाए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो पंचायती राज के जो चुने हुए ये हैं वो लोगों को किस तरह से जोड़ना,
ये सब भी कार्यक्रमों, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे 18 जितने राज्यों में तो 50% बहनें हैं और उनका जो काम है पंचायत के अंदर वो भी बहुत महत्व का रहा है। तो पंचायत की संस्थाएं हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल के जो प्रतिनिधि हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रतिनिधि हैं, उनको किस तरह से ये काम में जोड़ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि भ्रष्टाचार न हो, लोग जो स्कीमें बनाई हैं वो पैसे सिर्फ मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में न, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में न पड़े रहे, लोगों तक पहुंचे, ये बात भी महत्व की हो जाती है। दूसरा कि जो डेयरी उद्योग, आज हम देखा जाए तो विश्व बाजार में भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स है, आप देखोगे तो अमूल के या अलग अलग राज्यों की कोऑपरेटिव डेयरीज के जो अच्छी तरह से उन्होंने चीजें, फिर सिर्फ दूध ही नहीं, दूध से बनती हुई बहुत सारी चीजें हमारे देश में बनती है, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि आपने आपके पशुओं को जो जिसको हम कहते हैं कि फुट एंड माउथ डिसीज, अलग अलग प्रकार के रोग है, वो रोग प्रतिकारक शक्ति आपने पशुओं की बढ़ाई है, तभी हम आपको विश्व बाजार में आपका माल बेचने देंगे। तो आज सरकार ने ये पैकेज में ये भी किया है कि इरेडिकेटिंग ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज जो है, उसके लिए जो बूस्टर शॉट हमारे पशुओं को, गाय भैंस वगैरह को देने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए भी सरकार ने निधि दी है। अब समस्या महत्व की आती है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे देश में देखा जाए तो ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था के मुताबिक हमारे देश में 100 में से 92 जो मजदूर है वो प्रवासी मजदूर है, गांवों से या आदिवासी विस्तारों से वो शहर में आए हुए मजदूर हैं। उनमें से 1/3 मजदूर है वो जो खुद स्वरोजगार करते, मतलब कि भेलपुरी चलाना, भेलपुरी बेचना, या तो चाय का गल्ला चलाना, या तो सब्जी बेचना, फल बेचना, और अपनी खुद की रिक्शा या टैक्सी चलाना, तो ये जिसको हम कहते हैं स्वरोजगारित मजदूर। दूसरे जो मजदूर है 1/3 मतलब 30% मजदूर है वो दूसरों के वहाँ काम करते हैं, या तो वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते होंगे, या तो कारपेट बनाते होंगे, या तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है उसके अंदर काम करते हैं। और दूसरी उसके अलावा जो हम कहते हैं कि करीब 18% मजदूर है वो अनपेड फैमिली वर्कर्स, वो अपने परिवार के जो भी उद्योग है उसमें वो काम करते हैं। वो घर का मुखिया है, उसके नाम पे वो उद्योग होता है, लेकिन घर के दूसरे सभी लोगों वो अनपेड वर्कर्स होते हैं। तो ये जो हम देखते हैं उसमें औरतों की बात की जाए तो 100 में से 94 औरतें वो इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको हम असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करती हैं। और बहुत सारी महिलाओं को, फिर वो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लो, बांधकाम का सवाल ले लो, या तो गन्ने काटने का सवाल ले लो, जो कटाई का काम करती है और जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करती है, वो लोगों में जोड़ी सिस्टम होती है। तो जोड़ी में पुरुष को ही मजदूर माना जाता है, औरत को मजदूर नहीं माना जाता। इसलिए हम देखते हैं कि ये लोगों में ये पहले से ही उनकी स्थिति बहुत ही खस्ता थी, और लॉकडाउन के दौरान तो हम देखते हैं उनको बहुत बड़े पैमाने में उनको सहना पड़ा। आज गरीब कल्याण योजना की हम अभियान की बात करें, और जो कृषि विभाग की ओर से चलाया जाता है, उन्होंने अपनी जो 20 जून में ये सरकार ने घोषणा की ये अभियान के दौरान, जिसमें 15 मिनिस्ट्री, देश की जो 15 अलग अलग मिनिस्ट्री है, फिर कृषि मंत्रालय, कृषि से जुड़ी हुई हो, होम मिनिस्ट्री हो, क्योंकि माइग्रेंट का जो प्रवासी मजदूर है उनको देखने के लिए, या तो फिर औद्योगिक क्षेत्र की मिनिस्ट्री हो, तो ऐसी 15 मिनिस्ट्री साथ मिलके वो लोग किस तरह से रोजगार निर्माण करना गांव के अंदर, और जो प्रवासी मजदूर गांव पहुंच गए हैं वो लोगों को किस तरह से मदद करना। और उसमें भी 116 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे देश के हैं जहाँ से ये प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने गांवों से और आदिवासी विस्तारों से शहर गए थे और अभी वापस आ गए हैं। वो 6 राज्य है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इसके लिए ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है उसके लिए 50,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं, और उन्होंने वचन दिया है कि हम गाँवों को पूरी सभी गाँवों में एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
जो हम एक संचारना, एक सार्वजनिक जो भी हमें या तो यातायात के लिए, या तो स्वास्थ्य के लिए, या तो उद्योग खड़े करने के लिए, या तो फूड प्रोसेसिंग के लिए, या तो एसेट जनरेशन मतलब कुआं, तालाब, इरिगेशन, सिंचाई, ऐसी सब योजनाएं, ऐसे एसेट खड़े करने के लिए हम, या तो गृह निर्माण योजना के लिए हम यूज करेंगे। और उन्होंने 25 प्रकार के काम दिखाए हैं कि किस तरह से हम वहाँ का जो सुखाकारी सैनिटेशन का सवाल है, पंचायत भवन को अच्छे बना देने का है, शालाएं टूट गई है तो उसको अच्छा बनाना है, या तो फिर पीएचसीज के लिए, इस तरह हॉर्टिकल्चर जो बागायत के लिए, या तो रूरल हाउसिंग, कुएं की खुदाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए कि अभी जो नए प्रकार के ये जो काम, ये सभी कुशल कामगार शहर से गाँव में आए हैं, उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो कौशल्य है, उसका उपयोग करके या तो रेलवे का भी हम काम, रेलवे को काफी गांवों को रेलवे से जोड़ने का काम, तो इस तरह के 25 प्रकार के काम, वर्मी कंपोस्टिंग की बात की है, बकरियां उछेरने का काम किया है, गांव फार्म के लिए जो पॉन्ड तालाब चाहिए वो खड़े करने की बात की है। तो हम देखते हैं और ऊर्जा के साथ भी इसको जोड़ा गया है। दूसरी बात ये जो योजना के दौरान लंबे अरसे तक ग्रामीण विभागों को हम लाइवलीहुड, जीवन निर्वाह के लिए हम साधन देंगे, उनको रोजगार देंगे। ये बहुत बड़े, आज पूरे देश में ये इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। और ये जो काम है, सरकार कहती है कि वो 20 जून से लेके अगले 125 दिन तक सरकार ये योजना चालू रखेगी और इसके लिए 50,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं। अभी कल ही झारखंड राज्य ने अपना जो प्रवासी मजदूर जो वापस आए, करीब 3.61 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर जो उनके राज्य में वापस गए, उनका उन्होंने जायजा लिया। और उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कृषि विभाग है, उन्होंने ये स्टडी किया और उनको कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को जो आयुष्मान भारत योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, उनको लाभ नहीं मिला है। जो पीएम जनधन योजना है, 1/3 लोगों को के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। काफी सारे मजदूर, करीब 1/3 लोगों के मजदूरों के पास रेशन कार्ड तक नहीं है। और इसमें देखा जाए तो जो स्किल वर्कर्स, ये झारखंड के अंदर 3.61 जो 61 लाख मजदूर, 3.61 लाख मजदूर जो थे, उनमें से 1/3 मजदूर मतलब कि 2.22 लाख वर्कर्स है, उनको स्किल्ड वर्कर्स, 2/3 स्किल्ड वर्कर्स है, 1/3 अनस्किल्ड वर्कर्स को क्लासिफाई किया गया है। और ये लोगों को क्या क्या आता है, उनको कपड़े बनाना आता है, हैंडलूम के लूम चलाना आता है, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे हैं, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, टेम्पो चलाना आता है, कंस्ट्रक्शन, बांधकाम, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, लॉजिस्टिक्स का काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं और ले जाना, वो आता है, टूरिज्म का काम आता है, और हॉस्पिटैलिटी, होटल वगैरह में। तो ये प्रकार के स्किल्स से ये उनके पास हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करीब 7 लाख मजदूर और ये काम करते हैं। ऑटोमेटिक, तो आपने ये सब आंकड़े उन्होंने अपने राज्य के लिए किया है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि यही चीज हर एक राज्य को करना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो मजदूर गांव में गए हैं उनको नरेगा में अकुशल कामगार में क्लासिफाई किया और वो बहुत नाराज है, क्योंकि ये पढ़े लिखे मजदूर है, 12वीं पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं, आईटीआई किया है, शहरों में उन्होंने 5 साल, 7 साल, 8 साल, करीब कई लोगों ने तो 18 साल नौकरी की है। तो ये का जायजा लेना चाहिए। इसीलिए उनको, उनकी जो टैलेंट है, उनको जो आता है उसके मुताबिक काम करना और कृषि क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ये भी बहुत महत्व का है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में भी काफी लोग कुशल कामगार हैं। और जो झारखंड के अंदर जो कई डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ माइनिंग का काम हो रहा था, मिका माइनिंग का, या तो माइनिंग के वर्कर्स भी जो ये थे, और वहाँ बहुत सारे मजदूर जो आदिवासी विभाग से है वो हिमालय में चले गए काम करने के लिए। उनको भी सरकार ने कहा है कि आप वापस आ जाओ, हम आपको दलालों के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। झारखंड सरकार है वो आपका देखेगा और हम आपको ये जो योजना में शामिल करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको दिखता है, कल ही उसका जायजा है। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो
ज्यादातर आज देश के अंदर सभी जो संगठनाएं हैं वो कह रही है कि बड़े पैमाने में भूखमरी है, बेरोजगारी है, लोग के तहस नहस हो गए उनके जीवन में, सब डरे हुए हैं। अब चारों ओर समाचार मृत्यु के आ रहे हैं और बहुत एक निराशा का वातावरण दिखाई देता है। यहाँ में एक और से जो अभी ही 2 दिन पहले ही जो रिपोर्ट आई है कि जो स्टेट वाइज हर एक राज्य में कितनी हद तक लोगों तक अनाज पहुंचा है, क्योंकि सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज में सभी को 5 किलो अनाज की भी अनाज देने की, चावल या गेहूं देने की भी बात की है। तो आज देखा जाए तो 1 महीने के बाद भी आत्मनिर्भर पैकेज जो आया उसके बाद आप देखोगे बहुत कम प्रमाण में, या तो 1/4 या तो कई राज्यों में तो उससे भी कम हुआ है। हरियाणा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में देखा जाए तो अच्छी तरह से अनाज बांटा गया है, लेकिन बहुत ज्यादातर राज्य में देखा जाए तो लोगों तक अनाज नहीं पहुंचा है। मकान नाम की संस्था, महिला किसान मजदूर संगठन, वो पूरे देश में उनके करीब 16 राज्यों में वो ये संगठन काम करती है। उनका जो रिपोर्ट आया परसों के दिन में, उन्होंने अपना 100 दिन के अंदर हमारे देश में क्या क्या हो गया, उनमें उन्होंने बताया है कि फूड सिक्योरिटी, लोगों को अभी भी भूखा रहना पड़ता है, या तो आधा भूखा रहना पड़ता है, 1/4 प्रमाण में भूखा रहना पड़ता है, ये है। दूसरा के लाइवलीहुड का सवाल, वो जो भी काम करते थे कृषि में या मत्स्य उद्योग में या तो जंगल में से सब इकट्ठा करने का, वहाँ उनको समस्या आई है। हार्वेस्ट और मार्केट, उनकी पाक तैयार हो गया है, लेकिन बहुत सारे जो महिला किसानों को मार्केट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। वो प्राइवेट ट्रेडर्स, जो निजी जो वो व्यापारी हैं, उनको बेच रहे हैं और उनको बहुत ही कम दाम अपने चीज़ों के मिल रहे हैं। मतलब कि 2 रुपये किलो में आप टमाटर दे रहे हो, 8 आने किलो में आप लौकी दे रहे हो, इस प्रकार का वातावरण। कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है, उन्होंने जो भी खर्चा किया है ये अनाज पैदा करने में, वो वापस नहीं उनके पास आ रही है। लोन और रिपेमेंट के सवाल भी, क्योंकि जिन्होंने लोन ली है वो किस तरह से अपना ब्याज चुकाएंगे और लोन वापस करेंगे, वो एक बड़ी समस्या है। जो ये अपना खुद की कृषि में काम करते हैं और जो वेज वर्क था वो कई जगह जो उनमें से 60% बहनें जो जिन्होंने ये सर्वे में हिस्सा लिया, उनके पास जॉब कार्ड नहीं था। मतलब कि बिना जॉब कार्ड के आपको नौकरी नहीं मिल सकती। जनधन, पेंशन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो सबसे वो लोग दूर रहे हैं, उनको नहीं मिला है इनका, क्योंकि उनके पास कार्ड नहीं है। और आज मकान संस्था की मांग है कि जो सरकार ने पीएम किसान सम्मान स्कीम में जो भी वचन दिए हैं और जो भी पैसे डाले हैं, वो बहनों और जो टेनेंट फार्मर्स है कि जो दूसरों की जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको पहुंचना चाहिए। और जो ये सभी परिवारों को, कृषि के परिवारों को 15,000 रुपया 1 साल के मिले, ये किसान सम्मान स्कीम के तहत, उतना तो उनको उतना चीज उनको देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि 8 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। यहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर आते थे जो आज गांव पहुंच गए हैं। कि पहले वो करीब 58% जो लोग शहर में थे, आज ये क्रिसिल नाम की जो संस्था है उनका रिसर्च स्टडी है। और इसको ध्यान में रख के रूरल अर्बन लिंकेज की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो मजदूर है वो शहर के और गांव दोनों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर, ट्रैवल टूरिज्म, गिग इकोनॉमी है, स्विगी या ओला या उबर या अर्बन क्लैप, ये सभी, ई कॉमर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड सर्विसेज, सेल्स, कंस्ट्रक्शन, फिशरीज, जंगल की जो उपज है वो सभी लोग को ये सभी लोग जो काम करते हैं वो सबको ये जो 20 लाख करोड़ जो सरकार ने घोषित किया है रिलीफ पैकेज, सभी एनजीओस कह रहे हैं ये रिलीफ पैकेज नहीं है, इकोनॉमिक पैकेज है, क्योंकि इसमें ज्यादातर किस तरह से अर्थतंत्र को मजबूत बनाना और उसका आर्थिक विकास करना, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, न कि ये जो मजदूरों को और जो श्रमिक वर्ग है वो उसको जो सहना पड़ा है उसके बारे में ज्यादा नहीं दिया। दूसरी बात, अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ कम है।
हमें 30 लाख करोड़ होने चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विनायक चैटर्जी ने जून महीने में जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि आपको जो ये इतने बड़े पैमाने में जो लोगों को नौकरी गई है, घर गए हैं, जीवन निर्वाह गया है, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। दूसरी सवाल एक आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात निरंजन भाई ने भी की कि जो मांगा गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द के बारे में भी बहुत बात हुई है कि क्या हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। हमें बॉडी डिस्टेंसिंग, अपने शरीर को दूसरे शरीर से दूर रखो, या तो फिर हम इसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी की बात करो, लेकिन हमें सोशल सॉलिडारिटी, हमें एक दूसरे का हाथ थामना है। जो लोग को अर्थतंत्र में सहना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ 6% लोग सुखी जी है अभी कोरोना के दौरान, क्योंकि उनको अपने अगले निवाले की चिंता नहीं है, वो लोग को की इनकम सिक्योरिटी है। लेकिन 94% जो 94% लोग हैं, वो लोग जो दुख में हैं, उनके बारे में हमको सोचना चाहिए। और इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है, उन्होंने भी कहा है कि हमको सोशल सॉलिडारिटी, लोगों के साथ एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, और हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग या तो हम बॉडी डिस्टेंसिंग ये करना है। आज पहली दफा हमारे सभी लोग ने, हमने स्वीकार किया है कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर, गांव से शहर में आए हुए मजदूर है, वो एक बिना चेहरे का, एक बस मशीन का एक अंग नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक सिटीजन है, उनको भी सभी हक मिलने चाहिए। ये एक बात पहली दफा आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रेशर सरकार पे है। और इसीलिए हम जो आत्मनिर्भर योजना हो या तो गरीब कल्याण योजना हो, उसमें हमने माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर है, और गांवों और शहरों के बीच में जो नाता रखते हैं, उनके बारे में हमने सोचने की बात की है। बहुत सारे आम लोगों ने, जिसको कुछ भी सामाजिक कार्य से नाता जो अभी नहीं था, वो लोगों ने जो चित्र लिए, एक गृहिणी हो, या तो एक स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, कॉलेज का छात्र हो, या तो नौकरी पेशा इंसान हो, ये सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने वीडियो फिल्म के जरिए, अपने चित्रों के जरिए लोगों से सब चीजें, किस तरह से प्रवासी मजदूरों को सहना पड़ा था, और उनके जो कहानियां थी कि उनको रास्ते में उनके साथ चोरी हो गई, उन पे शारीरिक हल्ले हुए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ, कई लोगों ने आत्महत्याएं की, रोड एक्सीडेंट हुए, ट्रेन में एक्सीडेंट हुए, ट्रैफिकिंग हुआ। ये सब भी जो दुखांतिका है, उसके सामने हमें कुछ करना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं शहरी जन और ग्रामीण जन के बीच में पहली दफा हम देखते हैं बड़े पैमाने में सॉलिडारिटी, पीपल टू पीपल सॉलिडारिटी के किस्से भी हुए। और ये लोगों ने एक पब्लिक ओपिनियन, जाहिर ओपिनियन भी किया, सरकार पे दबाव लाया कि भाई आपको कुछ ये समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कोष है, मुख्यमंत्री का कोष है, जिन्होंने लोगों ने, कॉर्पोरेट्स ने ले लो, बड़े बड़े फाउंडेशंस ने उनको जो पैसे दिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और बड़े पैमाने में कम्युनिटी किचन, जो कम्युनिटी किचन पहले एनजीओज ने या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ही लोगों को भूखा देखते खुद चालू किया, बाद में सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी इसमें जुड़ गए। इसमें बहुत बड़े पैमाने में लोगों ने श्रमदान किया, फिर वो छात्र हो या बहनें हो या प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, वो लोगों ने भी ये कम्युनिटी किचन में 6000 लोगों के लिए खाना बनाना, 8000 लोगों के लिए खाना बनाना, 2000 लोगों के लिए, ऐसे बड़े पैमाने में काम हो गया। दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि जो हमारे देश में करीब 9 लाख पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं, और ये जो हेल्थ वर्कर्स है ज्यादातर शहरों में है। आप गांव के अंदर देखा जाए तो ये पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा काम आंगनवाड़ी की बहन ने, या तो आशा वर्कर्स के, जिसको हम फ्रंटलाइन वर्कर्स कहते हैं। तो ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो बड़े पैमाने में जो आत्मनिर्भर योजना के तहत और गरीब कल्याण योजना के तहत जो नए रोजगार खड़े होंगे, उसमें ऐसी ही जो हेल्थ केयर सर्विसेज है गाँव तक ले जाने की भी बात बड़े पैमाने में मांगी गई है। सबसे बड़ी जो दुखांतिका ये 100 दिन में रही है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन जन्य जो भी स्वास्थ्य के सवाल थे, फिर वो एक प्रेग्नेंट औरत की चेकअप हो, या उसको वैक्सीनेशन देना है टिटेनस का, या तो बच्चे जो उसको वो लेबर में गई है, उसको बच्चा होने वाला है, वो भटकते रहे। कई लोग ने 5 अस्पताल में गए, 6 अस्पताल में गए, 8 अस्पताल में गए, और उनको नहीं मिला। किसी ने रास्ते में बच्चे जने, किसी ने बच्चे खुद
अपनी डिलीवरी की और बच्चे को साफ किया, किसी को आंगनबाड़ी वर्कर ने, किसी को पुलिस ने, किसी को पड़ोसी ने, किसी को आशा वर्कर्स ने मदद की। तो आज एक बहुत बड़ी मांग की आत्मनिर्भर योजना में और गरीब कल्याण योजना में हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो उसको बहुत, और दूसरे कोमॉर्बिडिटीज के, जिसको डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ये सभी चीजों को आवश्यक सुविधा में लाना चाहिए। और इसीलिए जो भी पढ़े लिखे युवक है ग्रामीण, उन लोगों को ट्रेन करो, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 वीक का, 4 वीक का, नीति यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी उनको ट्रेनिंग दे, और वो लोग ये पूरी जो हेल्थ सर्विसेज है बड़े पैमाने में, क्योंकि आज जो आंकड़े आ रहे हैं, पूरे विश्व के जो आंकड़े देखे जाए, 182 देश के अंदर सभी जगह पाया गया है कि न्यूनेटल डेथ, तुरंत जन्मे बच्चों का मृत्यु, गर्भिणी स्त्री की मृत्यु, लेबर में गई हुई जिसको प्रसूति हो रही है ऐसी मृत्यु 3 गुने बढ़ गए। हमारे देश में भी धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। वैक्सीनेशन पूरा ठप हो गया है, क्योंकि सब भी जो हेल्थ सर्विसेज सिविल हॉस्पिटल की हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हो, वो पूरी की पूरी कोरोना वायरस के ही पेशेंट को लेती है। तो ये पूरी सर्विसेज को रिज्यूम करके, वो उसको एक्सपांड करके लोगों तक ले जाने के लिए भी आपको बहुत बड़े पैमाने में एक जो वर्कर्स है लगने वाले, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरे देश में देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है 50% वैकेंसी है, आपने भरे ही नहीं है। 1951 के बाद जो जीरो बजट पॉलिसी हमारी सरकार ने अपनाई, इसकी वजह से कई सारे डॉक्टरों की, नर्सेस की, आया बाइस की, वार्ड बॉयज की पोस्ट है वो भरी नहीं गई, वो सब भी भरने की जरूरत है। और आज हम ये बहुत, जिसको हम कोरोना के सामने युद्ध कहते हैं, तो युद्ध दौरान पे ये करना चाहिए। दूसरा कि गांव के अंदर जो भी घर जो एकल नारी चलाती है, फिर वो डाइवोर्सी हो, तलाकशुदा हो, या तो विधवा हो, या तो अकेली हो, या जिसके घर के लंबे अरसे तक उनके पुरुष है वो शहरों में या दूसरी जगह काम करने चले गए, उनके सवाल, जो दिव्यांग लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी, उनको बारे में, सीनियर सिटीजन, आप जितने भी देखोगे ग्रामीण भुखमरी के चित्र, उनमें आपको सीनियर सिटीजन ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता है। प्रेग्नेंट वीमेन हो, होमलेस जो ये है, जो निर्वासित लोग हैं, वो सभी लोगों के लिए भी हमें ये करना होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और सेक्स वर्कर्स, वो भी सबसे उन सब ने उनसे मुख मोड़ लिया है, तो हमें उनके लिए ये करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जनधन अकाउंट के जितने भी रैपिड असेसमेंट स्टडी, स्वान का स्टडी ले लो, या तो फिर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे रैपिड असेसमेंट स्टडीज़ किए हैं, मकाम की स्टडी ले लो, ये सभी में अभी तो हम कैश ट्रांसफ़र की बात, अभी तो 2500 रुपये हो गए हैं, लेकिन बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि दलबाग स्टडी ने बताया है कि ये योजना का घोषणा होने के बाद भी मिड अप्रैल तक 70% लोगों को जनधन अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये तक नहीं पहुंचे थे। तो किस तरह से पूरी यंत्रणा को ज्यादा मजबूत बनाई जाए, ताकि लोगों को डर के मारे, ग्रामीण लोगों को अपनी बेटियों का एक मुंह ज्यादा खिलाना पड़ेगा ऐसा बोल के अपनी बेटी का बाल विवाह न कर देना पड़े, अपने बच्चे को ट्रैफिकिंग, आप बड़े पैमाने में ट्रैफिकिंग हो गया। आप देखेंगे 3 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये पूरे 100 दिन के दौरान काफी लोगों ने बाल मजदूरी बढ़ गई है, स्कूलें बंद हो गई है, जिसके पास ऑनलाइन ये है कि जिसके बच्चे ऐसे जूम पे या प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं, ऐसे 8% बच्चे, 100 में से 8 बच्चे हमारे देश में जो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, दूसरे सब बच्चे के लिए पढ़ाई बंद हो गई है। और जिस बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, उनके वो या तो वो घर के काम में लग गए हैं, या तो बाल मजदूरी में। तो एक बहुत बड़े पैमाने में इतने अच्छी तरह से हमने साक्षरता अभियान गत 30 साल में चलाया, वो साक्षरता अभियान से जो कुछ हमने हासिल किया था, आज वो उसके इतिहास के जो पहिए हैं वो पीछे की ओर जाने लगे हैं। बाल मजदूरी, वायलेंस अगेंस्ट, जो महिला और बेटियों के खिलाफ वायलेंस होना, डोमेस्टिक वायलेंस, सिंगल डाइवोर्स, डिसर्टेड, सेपरेटेड विमेन और चिल्ड्रन, तो ये जो सोशल इम्पैक्ट है ग्रामीण विभागों में भी, इसका जो सामाजिक प्रभाव है कि ये लॉकडाउन की वजह से जो पहले की असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं, वो सामाजिक असमानताएं बढ़ गई है, जिसका कारण जाति व्यवस्था भी हो सकती है, गरीब तवंगर के बीच में भेदभाव हो सकता है, लिंग भेदभाव हो सकता है, और एज, बच्चे सबसे ज्यादा हेल्पलेस, सबसे ज्यादा बीमार, जो निसहाय हैं, ये बच्चे हैं। और इसीलिए हमें ये सभी के लिए
करना चाहिए। आज बहुत बड़ा पिटिशन, आपको कल मालूम होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन किसान संगठनों ने किया कि जिन्होंने मांग की है कि और आज यही समय पे एक बड़ा जूम पे ट्रेड यूनियन का और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का वेबिनार चल रहा है 11 से 10 से 1 के बीच में। यही समय पे वो है इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कर्स है कि 1979 में हमने ये कानून लाया और ये इसका पूरे के पूरा वायोलेट इसका हनन हो रहा है क्योंकि पूरे मालिक लोग हैं जिम्मेदारी नहीं ले रहे, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। और दो राज्य सरकारों के बीच में कि भाई झारखंड का मजदूर महाराष्ट्र में आया या राजस्थान का मजदूर गुजरात में आया, उनके बीच में कोई भी मजदूरों के जीवन के बारे में कोई भी बातें नहीं होती। दूसरे सबके लिए नाकाबंदी है, माल के लिए नाकाबंदी है, लेकिन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, श्रमिकों के साथ, उसके बारे में नहीं है। दूसरी जो 4 लेबर कोड, एक लेबर कोड तो पार्लियामेंट ने पास किया, दूसरे जो 3 लेबर कोड है कि जो अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन, अपने औद्योगिक संबंध के बारे में है, काम की परिस्थिति, वर्कलोड के बारे में है कि आप लोगों से 12 घंटा 16 घंटा काम ले सकते हैं क्या, 8 घंटे की बात। ILO ने भी ये बात लगाई है कि आपने ILO भारत जो 48 कानून हमारे देश में है वो कानूनों को हम छोड़ देंगे और 4 राज्य सरकारों ने किया है हमको आप परवानगी दे दो कि हम 12-12 घंटे मजदूरों से काम लगे। और बेंगलोर में जो गारमेंट इंडस्ट्री में लड़कियां काम कर रही है वो लोगों ने तो उसके लिए स्ट्राइक किया, उन पे बहुत आज किन्नाखोरी मालिकों ने की है। तो ये जो सवाल है ये भी बहुत महत्व का हो जाता है। ILO ने कहा है कि आप जो भी आपके सामाजिक सुरक्षा के जो कोड है वो सबका इसमें ये करना चाहिए। एक और से हम पैकेज करते हैं, लेकिन ये पैकेज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो भी हमारे लेबर कोड, जो लेबर लॉज है, श्रम कानून है, उसको भी साथ साथ वो रहना पड़ेगा, तभी जो श्रमिकों का हित का प्रोटेक्शन होगा। आज हमें मीडिया कवरेज हो, सोशल मीडिया हो या तो मुख्य प्रवाह का मीडिया हो, एटलीस्ट ये सवालों को फोकस कर रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। और जो सिनेरियो हमने देखा है और जो रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको बहुत बड़े पैमाने में अपस्केल करने की ज़रूरत है। आज एग्रीकल्चर की जो स्थिति देखी जाए तो अभी हम सरकार ने 3 जो महत्व के कानून लाए हैं कि भाई जो गांव की भूखमरी को दूर करने के लिए, कृषि के अंदर जो काम करते हैं वो लोगों को ये करने के लिए, आदिवासी लोग जो जंगल के से चीजें लाते हैं वो, और रिसोर्स जनरेशन गांव के अंदर। तो ये जो 3 ऑर्डिनेंस है कि APMC की मोनोपोली निकाल देना, एसेंशियल कमोडिटी सर्विस एक्ट में जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है वो सीधे जो मजदूर किसान है वो अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी अनाज या फल या सब्जियां हैं वो सीधे सीधा लोगों को बेच सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात के फार्मर्स जो एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन जो फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस है वो, और एसेंशियल सर्विसेज के जो एक्ट, ये तीनों ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत ही बड़ा असंतोष किसान संगठनों में है और ग्रामीण संगठनों में है कि इससे जो बड़े बड़े किसान हैं कि जिसके पास पूरे सपोर्ट सिस्टम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है, उनको फायदा होगा, लेकिन जो सीमांत किसान और गरीब किसानों को इससे नहीं मदद मिलने वाली। और इसीलिए आपको मालूम होगा कल एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ कि जिन्होंने कहा कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश और मूल्य आश्वासन कृषि सेवा किसान सशक्तिकरण संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश में तथा साथ में बिजली कानून विधेयक और दूसरे अध्यादेशों को लाकर राज्यों के कृषि संबंधी अधिकार जो हैं और कृषि मार्केट कानून में भी बदलाव सरकार ने जो किए हैं, इनसे जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ेगी, फसल के दाम घटेंगे, सरकारी जो ये है वो समाप्त हो जाएगी, बाजार में खाने के दाम बढ़ेंगे, किसानों की कर्जदारी बढ़ेगी और आत्महत्याएं बढ़ेगी, ऐसा किसान संगठनों का मानना है। प्रवासी श्रमिकों को ना तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया, ना तो मनरेगा में 500 रुपया प्रतिदिन दर पर कम से कम 200 दिन का काम जो मांग रही है किसान संगठनों की, NGOs की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो नहीं मिला है। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में किसान संगठनाएं हैं, उन लोगों ने अपना विरोध जताया है। दूसरी ओर से हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी, जंगल का जो अर्थतंत्र है कि जहां देश का 8.6% जो आदिवासी लोग हैं जिसमें काम करते हैं, वो 200 प्रकार के जंगल के जो चीजें हैं, फिर वो तेंदू का पत्ता होगा, बाम्बू से जुड़ा हुआ महुआ, साल, हल्दी, गम, करंज, ऐसे सब
चीजें वो इकट्ठा करते हैं, उन लोगों ने भी मांग की है कि जो टैक्स है तेंदू पत्ते का टैक्स हो या तो जीएसटी हो, उसमें वो उनको माफ किया जाए और उनके जो सरकार उनके ट्रैफिड जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसकी दखल हो और उनको मदद मिले। आज हम देखते हैं कि हमें ये सभी जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं का अमलीकरण के लिए बहुत ही महत्व का कम्युनिकेशन की जरूरत है। डायलॉग सरकार और बिन सरकारी संस्थाओं का, ट्रेड यूनियन, किसान सभा और जो चुने हुए प्रतिनिधियों का है, वो हमें हमारी जो आज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से इसे जोड़ना है। हमारे जो रिलीफ और रिसोर्सेज जो रिलीफ के लिए या तो कम्युनिटी किचन हो या तो लोगों को ड्राई राशन देना हो, ये और दूसरे जो भी जो रिसोर्सेज है उत्पाद जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट करेंगे, ये बहुत ही महत्व के है। और उसके जो ये जमीन से जुड़ी हुई अप्रोप्रिएट पॉलिसी ये होना ये बहुत महत्व का है। मानव अधिकार संगठनों ने ये भी कहा है कि हमें ग्रामीण विभागों में, शहरी विभागों में सबसे ज्यादा लोगों को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके स्वास्थ्य की सुविधा, उनके लिए सैनिटरी किट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ऐसी चीज जो कोविड के दौरान 100 दिनों के दौरान उन्होंने मास्क बनाए हैं, उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाए हैं, उनको स्ट्रेंथन करना। जिनके घर में औरतें के पेट में बच्चा है उनको कर्फ्यू पासिस देना ताकि पुलिस उनको मारे नहीं। बैलेंस डाइट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को जो आईसीडीएस के दौरान दिया जाता था और ये 100 दिनों में पूरी यंत्रणा ठप हो गई है, उसको फिर से पुनर्जीवित करके अच्छी तरह से चलाना। और जो भी प्रेग्नेंट महिला है उसको 9 दिन के वेतन, वो उसको खेत मजदूरी ना करे, उसको 3 महीने का वेतन दे देना चाहिए। और जब बच्चा उसका हो जाए उसके बाद भी 6 महीने तक उसको सरकार की मदद मिलनी चाहिए। हेल्पलाइनें खड़ी करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की हेल्पलाइन, बच्चों के लिए हेल्पलाइन, औरतों के लिए हेल्पलाइन, प्रेग्नेंट औरतों के लिए हेल्पलाइन, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन, जिसको हिंसा हुई है उनके लिए हेल्पलाइन। और डायरेक्टरी बनाना, यूनिवर्सिटी के छात्रों को इकट्ठा करके, फिर वो एनएसएस के विद्यार्थी हों, वो सभी लोगों को डायरेक्टरी बनाना आज कठिन नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप सब आने की वजह से। तो ये एक बहुत महत्व का है। सामाजिक असमानता कम करने के लिए कि आज लोगों घर से काम कर रहे हैं, औरतों का काम का बोझा 3 गुना बढ़ गया है, तो एक नया मैसेज कि घर का काम सिर्फ औरत का जिम्मेदारी नहीं है, पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी है। दूसरी बात कि हमें जो कंसल्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन, जो भी कानून हो गए हैं, जो भी योजनाएं सरकार ने बनाई है, जो जो वादे किए हैं, वो सभी का वादों का पालन होता है कि नहीं, ये इसके लिए पहली दफा हम देख रहे हैं कि हम एनजीओस को गाली नहीं दे रहे। 20 साल से एनजीओस को, सरकारी संस्थाएं, चुने हुए नुमाइंदे एनजीओस को विलन के रूप में दिखा रहे थे। पहली दफा ये कोरोना के 100 दिन में एनजीओस ने जिस कर्तव्य निष्ठा, जिस प्रामाणिकता, जिस सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ काम किया है, आज नीति आयोग के सीईओ से लेके चुने हुए एमपी, एमएलए और पंचायत के लोग भी एनजीओस की सराहना कर रहे हैं। और यही माहौल, क्योंकि एनजीओस जमीन से जुड़े हैं, उनके साथ लाना। दूसरी एक बात कि हमारे दिल में जो एक भय है कि अर्थतंत्र ठप हो गया है, अर्थतंत्र बंद हो गया है, ये बात हमें निकाल देनी चाहिए। ओके, बाजार बंद हो गया है कह सकते हैं, लेकिन अर्थतंत्र बंद नहीं हुआ है, क्योंकि केयर इकोनॉमी, सभी लोग रसोई पका रहे हैं। आज भी मैं ये वेबिनार में आई, 6 बजे उठ के मैंने 6 से 10 के बीच में मेरे घर का पूरा काम करके, रसोई करके यहाँ बैठी हूँ। मतलब कि लोग खाना पका रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, बीमारों को देख रहे हैं। ये इस तरह से अर्थतंत्र चालू है, केयर इकोनॉमी जो है वो चालू ही है, सभी लोग काम कर ही रहे हैं। और दूसरी बात की जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आ गई है वो ये है कि एक ओर से हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेट खाजगीकरण के हम हर एक चीज में, और ये आत्मनिर्भर योजना में भी देखोगे, हम सभी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया। जैसे लॉकडाउन हुआ, सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने अपने नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या क्लिनिक बंद कर दिए, और सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा थी, वही काम कर रहे थे। तो आज जब आत्मनिर्भर भारत योजना में कहा है कि ऑल सेक्टर्स आर मेड ओपन टू पब्लिक सेक्टर, वो ये कर सकते हैं। दूसरा कि स्टेट्स को सिर्फ, हर एक राज्य सरकार को सिर्फ 4.28 करोड़ ही दिए हैं, जो बहुत ही कम है, क्योंकि राज्य सरकार ही कोरोना के सामने युद्ध कर रही है।
दूसरा कि एमएसएमई जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है और मध्यम उद्योग है, उन लोगों को सरकार ने बहुत बड़े पैमाने में आत्मनिर्भर भारत योजना में सपोर्ट किया है, ये करके कि भाई ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस आ जाएंगे और उनको हम नौकरी दिला पाएंगे, उनको उनका वेतन मिल जाएगा। दूसरी बात, तो सबसे जो खतरनाक बात हो गई है वो कि कंपनीज एक्ट के दौरान यदि कोई भी उद्योगपति है या कोई भी मालिक है छोटे छोटे तो गुनाह करता है तो उसको हम पकड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यदि वो CSR का रिपोर्टिंग उन्होंने अपने मुनाफे का 2% पैसा अच्छे कामों के लिए, सामाजिक काम के लिए लगाया कि नहीं, बोर्ड की मीटिंग की या नहीं, या तो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की या नहीं, ऐसा सब छोटी छोटी ये बातें हमारे लिए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार ने उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, जिसके सामने पिटिशन भी NGOs ने डाले हुए हैं। दूसरा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बड़े पैमाने में आ रहा है, वो सप्लाई चेन में हो, उद्योग में हो, वर्चुअल ऑफिस करने की बात भी शहरों के अंदर आ रही है, घर से काम करने की बात भी आ रही है। तो ये भी एक हमारा जो काम का माहौल है वो बदलने वाला है। ऊपर से काफी सारे जो महाराष्ट्र में निसर्ग का साइक्लोन आ गया, वहाँ आह्वान का आ गया उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो ये काफी दूसरे भी नैसर्गिक हमारे सवाल भी हमारे सामने आ गए हैं। दूसरी बात, इससे बहुत महत्व की जुड़ी हुई बात है कि हमें फिर से अर्बन हाउसिंग सरकार के द्वारा शहरी गृह निर्माण होना चाहिए, ताकि जिस तरह से लोगों को भागना पड़ा गाँव में, और गाँव में भी उनके लिए कुछ था नहीं, वैसे भी गांव वाले आधे भूखे ही थे, और इसमें करोड़ों की तादाद में मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान जाना पड़ा क्योंकि उनके मालिकों ने उनको घर से निकाल दिया क्योंकि वो भाड़ा नहीं दे पाए। ये इससे हमारी बत्ती होनी चाहिए, ट्यूबलाइट होनी चाहिए कि सरकार को शहरी गृह निर्माण के क्षेत्र में 1970 तक हम सरकार के होते थे, सरकारी योजनाएं, हाउसिंग सोसाइटी, फिर वो लो इनकम ग्रुप की, मिडिल इनकम ग्रुप की होती थी। कामगारों के लिए आपको 19वीं सदी में भी देख लो, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई भारत के आज़ाद होने से पहले, हर एक मालिक थे वो अपनी फैक्ट्री के आसपास कॉलोनियाँ खड़े करते थे। 1970 के बाद ये पूरा हाउसिंग सेक्टर प्राइवेट होने के बाद देखते हैं कि शहरों में सिर्फ झुग्गियां बढ़ी, और वो झुग्गी में भी असामाजिक तत्व गुंडे ही वे झुग्गी के मालिक थे। तो आज सरकार को एक नए सिरे पे अर्बन हाउसिंग पे और ये आत्मनिर्भर योजना में आपको जुड़ा पड़ेगा। और बहुत सारे जो शहरी मजदूरों के साथ काम करते हैं वो संगठन है, घर बचाओ घर बनाओ है, नेशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन है, नेशनल कैंपेन फॉर हाउसिंग राइट से, उसके साथ जुड़ के ये करना होगा कि फिर से कृषि जो ऐसे भी उस पर बोझ ज्यादा है, उस पर ये नया बोझ ना आ जाए। आज हमारे सामने एक जो महत्व के जो ये जो योजनाओं में हमारे सबसे ज्यादा हमको जो मांग रही है और जो हमें भार देना चाहिए वो है सेफ्टी और पर्सनल प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट होने चाहिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सिर्फ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के लिए नहीं। वाटर और सैनिटेशन, और स्पेशलिस्ट तो खुद कोरोना पेशेंट के पास जाते तक नहीं है, वो तो जूम की मीटिंग ही करते हैं। कोरोना पेशेंट के पास जाते हैं तो कौन जाता है? या तो जो ट्रेनी डॉक्टर है, या तो नर्स है, या तो आयाबाई है, या तो आशा वर्कर है, या तो आंगनबाड़ी वर्कर है। यही लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स है, स्पेशलिस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है, वो तो अपने सलामत सेफ जगह पे है। तो हमें इनको इसमें लाना चाहिए। पानी का बहुत महत्व बढ़ गया है कोविड की वजह से, और बहुत सारे ग्रामीण विभाग में आज पानी का बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि हाथ बार बार धोने की बात हम कहते हैं लेकिन लोगों के पास पानी तक नहीं है। सैनिटेशन बहुत महत्व का है, क्योंकि सैनिटेशन के जरिए भी कई जगह हम देखते हैं कोरोना 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि सैनिटेशन पूरा कोलैप्स हो गया था। नई प्रकार की हेल्पलाइन हमें खड़ी करनी है, श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन, जो सिर्फ कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन या कौन सी बस जा रही है यहाँ तक ही नहीं, लेकिन उनको वेतन मिला कि नहीं, उनको नौकरी से छटनी हुई कि नहीं, उनके साथ कौन से प्रकार का भेदभाव हुआ, उनके साथ पुलिस ने कितनी उनको लाठी गोली बेड़ी जेल का उपयोग किया और उनको अपनी जगह से जबरदस्ती मार पीट के निकाल दिया गया। ये सभी चीज़ों को भी ये श्रमिक हेल्पलाइन में लाना चाहिए।
वेजेस और कैश ट्रांसफर बड़े पैमाने में मांग हुई है कि लोगों को इतनी बड़े पैमाने में कर्जे आ गए हैं, भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो कैश ट्रांसफर सरकार को करनी चाहिए। और जो उसमें जो सबसे बड़े ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना और गरीब कल्याण योजना में भी ये मांग है कि जो मुख्य जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माजी गवर्नर और ये जो और महेंद्र देव उनकी जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इनसे उनका जो मांग है, उन्होंने कहा है कि हमें 150 दिन तक गांव के लोगों को, गांव के गरीबों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए 4,500 की तादाद में। एनजीओ का मानना है कि हमें 30 रुपया जो 200 रुपया दिन का ऐसा हिसाब करके हमें 6,000 देना चाहिए। काफी सारे किसान संगठनों की मांग है कि उनको 7,500 रुपये देने चाहिए। मतलब कि जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होना चाहिए और यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और ये सिर्फ हमारे देश में बात नहीं होती है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के दूसरे गरीब देशों में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो धनवान देश तो दे ही रहे हैं, कनाडा देख लो, दे रहा है। तो ऐसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लोगों को कुछ भी, कोई भी जो गरीबी रेखा के नीचे है वो सभी लोगों को, और आज वो कितने लोगों की नौकरी गई है वो ढूंढना कठिन नहीं है। झारखंड जैसा एक राज्य अपना स्किल मैपिंग कर सकता है तो कोई भी राज्य कर सकता है। तो एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। सभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संगठन, मेडिको फ्रेंड सर्कल हो, जन स्वास्थ्य अभियान हो, ये सभी लोग मांग रहे हैं कि हमारे देश को अपने राष्ट्र की आय की 6% सार्वजनिक सुविधा के लिए डालने पड़ेंगे। दूसरा कि शिक्षा का समस्या, आज हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं तो 20% जो शिक्षण है वो ऑनलाइन होने वाला है। 30% शिक्षण है वो टीचर से मिलने का, जब लॉकडाउन नहीं होगा विद्यार्थी स्कूल में जाएंगे, या हम क्लास में एक 30-40 बच्चों को नहीं भरेंगे, रोज 10-10 बच्चों को बुलाएंगे, बड़े पैमाने में ट्रांजिस्टर और कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल शिक्षण के लिए करेंगे। तो ये सब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा संसाधन हमको लगने वाले हैं, और इसीलिए हमारा शिक्षण का बजट जो आज 2.8% ऑफ जीडीपी है, उसको हमें 6% तक ले जाना चाहिए। ये मांग भी जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षण हक की जो बात करते हैं, वो लोगों ने मांगी है। दूसरा कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके लिए भी बजट हमारा होना चाहिए। और दूसरा है कि जो वर्कर्स राइट्स, श्रमिकों के और गरीबों के जो हक है उसका पालन हो, उसके लिए बहुत मानव अधिकार संगठनों के साथ हमें काम करना चाहिए। मानव अधिकार संगठन हमारे दुश्मन नहीं है, और इस तरह से हमें नए नीति नियम कि हर एक चीज का जवाब जासूसी नहीं है, हर एक चीज का जवाब लाठी नहीं है, हर एक चीज का जवाब बेड़ी नहीं है, हर एक चीज का जवाब जेल नहीं है, हर एक चीज का जवाब निर्मम मारामारी नहीं है। हमें एक मानव अधिकार के प्रोटोकॉल खड़े करे होंगे, फिर वो प्रवासी मजदूर के लिए, क्वारंटाइन सेंटर के लिए, जो लोग पीपल विद डिसेबिलिटी है, जो लोग हाई रिस्क है, कोविड के पेशेंट, वो सभी लोगों के लिए। तो ये क्योंकि हम कोविड का आड़ में कोई भी जो नीति नियम है, हमारे संविधान ने जो हमें हक दिए हैं, वो हकों को हम परे नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि कोविड है, महामारी है, युद्ध है, इसलिए हम हमारे सभी मानवाधिकार हम छोड़ देंगे। एक ऐसा कतई नहीं हो सकता। ये बात भी बहुत बड़े पैमाने में बाहर आई है। ये पावर पॉइंट बनाने के लिए मैंने जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती जो वर्तमान पत्र है, वो मैगजीन जो है वो, और जो ये 100 दिन के अंदर जो संशोधन हुए हैं हमारे देश में और पूरे विश्व में, वो लोगों वो उसका मैंने जायजा लिया है। तो इसके साथ वे मेरा जो वक्तव्य है वो यहाँ समाप्त होता है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी सभी राज्यों से कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यदि हम मानते हैं कि हम जो लंबे अरसे तक का जो विकास चाहते हैं, तो हमें समाज, सरकार, चुने हुए प्रतिनिधि और जो संगठन है, लोक संगठन, वो सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और फिर हमारा व्यापार हो, वाणिज्य हो, नाणा हो, ये हो, गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर्स हो, जो हमारी यंत्रणाएं हैं, वो सभी लोगों को उसको हमें
बहुत ही अच्छी तरह काम करे, उसके लिए कटिबद्ध करना पड़ेगा। शुक्रिया।